हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं BPCC 131, जिसका टॉपिक है मनोविज्ञान का आधार। बेसिकली इसके हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में या फिर दिसंबर 2026 में, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन करने वाले हैं। BPCC 131 मनोविज्ञान का आधार। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। मनोविज्ञान में मुख्य विचार के स्कूलों का वर्णन कीजिए। यानी मनोविज्ञान जो रहता है उसको हमें परिभाषित करना है और उनके जो मुख्य विचार के स्कूलों का वर्णन भी हमें करना है। मनोविज्ञान मानव एवं पशुओं के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह जानने का प्रयास करता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, सीखता है, अनुभव करता है और व्यवहार करता है। मीन्स साइकोलॉजिकल वे में। मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान बोले तो साइकोलॉजी, यानी दो ग्रीक शब्दों से बना है। सबसे पहला साइक बोले तो आत्मा, देन मन, आत्मा या मन एक ही होता है, और लोगोस बोले तो अध्ययन से मिलकर बना है। आधुनिक अर्थ में मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान के मुख्य विचार जो स्कूल है, सबसे पहला है संरचनावाद, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म। मतलब इसके परिवर्तक विलियम वुंड और टिचनर थे, यानी इनका नाम है। यह चेतना की संरचना का अध्ययन करता है। देन है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, यानी इसके प्रमुख विचारक विलियम जेम्स थे। यह मानसिक प्रक्रियाओं के कार्यों पर बल देता है। देन थर्ड है व्यवहारवाद, मतलब बिहेवियरिज्म। मतलब इसके प्रवर्तक जॉन वॉटसन थे। यह केवल प्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन करता है। देन गेस्टाल्टवाद, मतलब गेस्टाल्ट स्कूल। इसके प्रमुख विचारक मैक्स वर्थाइमर थे। इसका सिद्धांत है कि समग्र अपने भागों के योग से अधिक होता है। मतलब आप ये सब लर्न कर सकते हो। देन मनोविश्लेषणवाद, मतलब साइको एनालिसिस। इसके संस्थापक सिगमंड फ्रायड थे। यह अचेतन मन और दबी हुई इच्छाओं पर बल देता है। 6 है मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म। इसके प्रमुख विचारक अब्राहम मैस्लो और कार्ल्स रॉजर्स थे। यह व्यक्ति की क्षमता और आत्म विकास पर बल देता है। सेकंड क्वेश्चन, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए और मनोविज्ञान के उप क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। बेसिकली जैसा कि हमने पढ़ लिया कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी मानव के उसके बिहेवियर को, वो जो भी कुछ कर रहा है उनका जो है ना साइंटिफिक रूप से जो हम अध्ययन करते हैं, दैट इज मानव विज्ञान। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें अनेक उपक्षेत्र शामिल है। मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वह व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। अब मनोविज्ञान के प्रमुख उपक्षेत्र कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है नैदानिक मनोविज्ञान, बोले तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी मानसिक रोगों का अध्ययन और उपचार करता है। सेकंड है परामर्श मनोविज्ञान, मतलब काउंसलिंग साइकोलॉजी, यानी व्यक्तिगत एवं भावनात्मक समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। देन थर्ड है शैक्षिक मनोविज्ञान, बोले तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब अधिगम और शिक्षण प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। फोर्थ है सामाजिक मनोविज्ञान, बोले तो सोशल साइकोलॉजी, यानी समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। देन विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी जन्म से वृद्धावस्था तक विकास का अध्ययन करता है। देन सिक्स्थ है औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान, यानी कार्यस्थल पर व्यवहार और कार्यकुशलता का अध्ययन करता है। थर्ड, मनोविज्ञान में शोध की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यानी जो मनोविज्ञान में जो है ना शोध की जो डिफरेंट विधियां होती हैं उनका हमें वर्णन करना है। सबसे पहला, मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विभिन्न शोध विधियों का उपयोग किया जाता है। इन विधियों के माध्यम से व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो कौन कौन सी शोध विधियां यूज की जाती है? सबसे पहले है प्रमुख शोध विधियां, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है। यह प्रक्रिया या नियंत्रित परिस्थितियों में हो सकता है, यानी ऑब्जर्व किया जाता है। प्रायोगिक विधि, मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड, मतलब
नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं, एक नियंत्रित वे में, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड, प्रश्नावली और साक्षात्कार द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। देन है वैयक्तिक अध्ययन विधि, यानी केस स्टडी मेथड, यानी किसी एक व्यक्ति या समूह का जो है ना गहन अध्ययन किया जाता है। देन सह संबंधात्मक विधि, बोले तो कोरिलेशन मेथड, मतलब दो चरों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, यानी दो चर रहते हैं, उन दोनों के बीच में जो भी संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। देन मनोविज्ञान प्रशिक्षण विधि, बोले तो बुद्धि हो गया, व्यक्तित्व हो गया और अभिरुचियां का मापन इसमें किया जाता है। देन प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल विधि का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आते हैं भूमिका पे है। प्रायोगिक विधि मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध विधि है। इसके माध्यम से कारण और प्रभाव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देन प्रायोगिक विधि का अर्थ क्या होता है? नियंत्रित परिस्थितियों में किसी समस्या का अध्ययन करना प्रायोगिक विधि कहलाता है। इसमें एक चर को बदलकर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आ जाता है स्वतंत्र चर, बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे शोधकर्ता नियंत्रित या परिवर्तित करता है। देन सेकंड है आश्रित चर, बोले तो डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिसका प्रभाव मापा जाता है। थर्ड है नियंत्रित समूह, बोले तो कंट्रोल ग्रुप, यानी जिस पर प्रयोग नहीं किया जाता। फोर्थ है प्रायोगिक समूह, बोले तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी जिस पर प्रयोग किया जाता है। लाभ, वैज्ञानिक एवं वास्तुनिष्ठ, यानी ये जो है ना इसके लाभ सबसे पहले वैज्ञानिक और वास्तुनिष्ठ, यानी निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं, यानी इस पर जल्दी विश्वास किया जा सकता है। कारण प्रभाव संबंध स्पष्ट, यानी ये जो है ना यह बताता है कि कौन सा कारक किस परिणाम का कारण है। धन सीमाएं, कृत्रिम वातावरण व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। सभी व्यवहारों का प्रयोग शाला में अध्ययन संभव नहीं है, यानी ये सभी जो है ना सभी व्यवहारों यानी सभी बिहेवियर के जो है ना प्रयोगशाला में अध्ययन संभव नहीं है। क्वेश्चन फिफ्थ, भारत में मनोविज्ञान के विकास की चर्चा कीजिए। यानी जो भारत में जो है ना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन सब के बारे में जो है ना हमें डिस्कशन करना है, जो भारत में जो हो रहा है ना। भूमिका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भारतीय मनोविज्ञान का विकास प्राचीन भारतीय दर्शन से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान तक की लंबी यात्रा का परिणाम है। यानी बहुत ही जो है ना भारत में जो है ना मनोविज्ञान का विकास बहुत ही पुराने टाइम से भारतीय दर्शन से लेकर जो अब मॉडर्न एरा आ रहा है वैज्ञानिक मनोविज्ञान तक की जो है ना लंबी यात्रा का परिणाम है। प्रारंभिक विकास सबसे पहले प्राचीन भारतीय परंपरा यानी वेद हो गए, उपनिषद हो गए और भगवत गीता में जो है ना मन और चेतना से संबंधित विचार मिलते हैं, जिसमें आत्मा, ध्यान और मानसिक विकास पर विशेष बल दिया गया है। सेकंड है आधुनिक मनोविज्ञान का आगमन, मतलब ब्रिटिश काल में पश्चिमी मनोविज्ञान भारत आया, विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ। आधुनिक विकास, विश्वविद्यालयों में विस्तार, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय सहित अनेक संस्थानों में मनोविज्ञान विभाग स्थापित हुए। देन अनुसंधान कार्य, यानी भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में शोध किए। देन अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, यानी शिक्षा हो गया, उद्योग हो गया, स्वास्थ्य और परामर्श में जो है ना मनोविज्ञान का उपयोग बढ़ाया गया। देन भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित मनोविज्ञान अवधारणाओं का विकास भी हुआ है। क्वेश्चन 6, प्रत्यक्षण क्या है और प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। पूछ रहा है परसेप्शन, प्रत्यक्षण बोले तो परसेप्शन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संवेदनाओं और संगठित और अर्थपूर्ण बनाता है, यानी संवेदनाओं और जो भी संगठित जो चीज़ रहता है ना उसको अर्थपूर्ण बनाता है। यह हमें अपने आसपास के जो ना वातावरण को समझने में मदद करता है ना। परसेप्शन का क्या क्या अर्थ हो सकता है, यानी प्रत्यक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति प्राप्त संवेदनाओं की व्याख्या करता है, यानी इसके माध्यम से जो है ना हम वस्तुओं या व्यक्तियों या घटनाओं को पहचानते हैं। अब प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से? सबसे पहला ध्यान होता है, बोले तो अटेंशन, यानी जिस वस्तु पर हमारा ध्यान अधिक होता है उसका प्रत्यक्षण अधिक स्पष्ट होता है, यानी परसेप्शन अधिक स्पष्ट होता है। अभिप्रेरणा, बोले तो मोटिवेशन, यानी हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं प्रत्यक्षण को प्रभावित करती है।
पूर्व अनुभव यानी पास्ट एक्सपीरियंस, यानी पहले के अनुभव वर्तमान प्रत्यक्षण को प्रभावित करते हैं। देन अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशंस, यानी व्यक्ति वही देखने की प्रवृत्ति रखता है जिसकी उसे अपेक्षा होती है। संवेगात्मक स्थिति यानी इमोशनल स्टेट, बोले तो भय, क्रोध और प्रसन्नता जैसी भावनाएं प्रत्यक्षण को प्रभावित करती है। देन सिक्स है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी संस्कृति और सामाजिक वातावरण भी प्रत्यक्षण को प्रभावित करते हैं। देन संवेदना और प्रत्यक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यक्षण के मुख्य चरणों की चर्चा कीजिए। सबसे पहले तो संवेदना और प्रत्यक्षण दोनों जो है ना मानसिक प्रक्रिया है, एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, जिसमें संवेदना बाहरी उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है, जबकि प्रत्यक्षण उन्हें अर्थ प्रदान करता है। ना संवेदना और प्रत्यक्षण में अंतर देखते हैं। संवेदना क्या होता है? ये जो है ना सेंसेशन, बोले तो उत्तेजना को ग्रहण करने की प्रक्रिया, जो भी उत्तेजना को जो है ना उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया, दैट इज सेंसेशन। परसेप्शन में क्या होता है? उत्तेजना को अर्थ देने की प्रक्रिया, यानी उसका कुछ अर्थ निकालना, दैट इज परसेप्शन। फिर सेंसेशन में इंद्रियों पर आधारित रहता है, पर परसेप्शन है मस्तिष्क की व्याख्या पर आधारित रहता है। सेंसेशन में प्रारंभिक प्रक्रिया होता है और परसेप्शन में बाद की प्रक्रिया होता है। और सेंसेशन में निष्क्रिय प्रक्रिया होता है और इसमें हमें सक्रिय प्रक्रिया होता है परसेप्शन में। ना प्रत्यक्षण के मुख्य चरण कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला उत्तेजना का ग्रहण, यानी इंद्रियां भारी उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है। देन संवेदना, यानी उत्तेजना तांत्रिका तंत्र तक पहुंचती है। देन संगठन, यानी मस्तिष्क प्राप्त सूचनाओं को जो है ना व्यवस्थित करता है। फिर व्याख्या, यानी सूचनाओं को अर्थ प्रदान किया जाता है। देन फिफ्थ इज पहचान, यानी व्यक्ति जो है ना वस्तु या घटना को पहचानता है। नाउ क्वेश्चन 8, प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियमों का वर्णन कीजिए, यानी जो प्रत्यक्षणात्मक संगठन के जो है ना जो भी नियम है उनका हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है, गैस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम प्रस्तुत किए। ये नियम बताते हैं कि व्यक्ति संवेदनाओं को किस प्रकार संगठित करता है। देन प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले है निकटता का नियम, यानी लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी निकट स्थित वस्तुएं एक समूह के रूप में दिखाई देती है। देन समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब जो है ना समान आकार, रंग या रूप वाली वस्तुएं जो है ना एक समूह के रूप में दिखाई देती है। फिर पूर्णता का नियम, यानी लॉ ऑफ क्लोजर, यानी व्यक्ति जो है ना अधूरी आकृतियों को भी पूर्ण रूप में देखने का प्रयास करता है। देन फोर्थ इज निरंतरता का नियम, यानी लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, यानी व्यक्ति जो है ना वस्तुओं को सतत और क्रमबद्ध रूप में देखता है। देन फिफ्थ इज आकृति एवं पृष्ठभूमि का नियम, यानी फिगर ग्राउंड, यानी व्यक्ति मुख्य वस्तु और पृष्ठभूमि में अंतर करता है। सिक्स इज समान गति का नियम, लॉ ऑफ कॉमन फेट, यानी एक दिशा में गति करने वाले वस्तुएं एक समूह के रूप में दिखाई देती है। देन प्रत्यक्षण की प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए तथा प्रत्यक्षण में त्रुटियां का वर्णन कीजिए। इंट्रोडक्शन, यानी जो है ना प्रत्यक्षण व्यक्ति को जो है ना अपने वातावरण को समझने और उसके जो है ना उसके अनुसार व्यवहार करने में सहायता करता है। यह मानसिक जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण की प्रकृति, सक्रिय प्रक्रिया, यानी प्रत्यक्षण में मस्तिष्क जो है ना सक्रिय रूप से कार्य करता है। देन अर्थपूर्ण प्रक्रिया, यानी संवेदनाओं को अर्थ प्रदान किया जाता है। देन थर्ड इज अनुभव आधारित, मतलब जो है ना प्रत्यक्षण पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्षण का क्षेत्र कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले वस्तुओं की पहचान, फिर सामाजिक जीवन में जैसे दूसरों के व्यवहार को समझने में सहायक। निर्णय निर्माण, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब प्रत्यक्षण की त्रुटियां क्या है? सबसे पहला आ जाता है भ्रम, बोले तो इल्यूजन, यानी वास्तविक उत्तेजना की गलत व्याख्या। फिर दूसरा है विभ्रम, हेलुसिनेशन, यानी बिना किसी बाहरी उत्तेजना के अनुभव होना। थर्ड इज पूर्वाग्रह, यानी व्यक्तिगत धारणाओं के कारण गलत प्रत्यक्षण। टेंथ भ्रम, बोले तो इल्यूजन के सामान्य रूप की चर्चा कीजिए।
सो भूमिका देखते हैं सबसे पहले। यानी भ्रम जो है ना, इल्यूजन यानी प्रत्यक्ष की एक त्रुटि है, जिसमें व्यक्ति वास्तविक उत्तेजना की गलत व्याख्या करता है। भ्रम का अर्थ, जब व्यक्ति किसी वास्तविक वस्तु को गलत रूप में देखता है या समझता है तो उसे भ्रम कहते हैं, यानी जो एक्चुअल चीज़ है वो ना दिख के कुछ उसे अलग ही चीज़ दिख रहा है। भ्रम के सामान्य रूप, सबसे पहला आता है म्यूलर लायर भ्रम। म्यूलर लायर इल्यूजन, यानी समान लंबाई की रेखाएं अलग अलग लंबाई की प्रतीत होती हैं, यानी जो भी लंबाई की रेखाएं हैं वो अलग अलग लंबाई की दिखती है। एंड सेकंड इज पॉन्जो इल्यूजन, पॉन्जो भ्रम, यानी परिप्रेक्ष्य के कारण समान वस्तुएं अलग आकार की दिखाई देती है। देन गति भ्रम, मोशन इल्यूजन, यानी स्थिर वस्तुएं जो है चलती हुई प्रतीत होती है। देन दृश्य भ्रम बोले तो ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी आंखों को धोखा देने वाले चित्र। देन आकार भ्रम बोले तो समान आकार की वस्तुएं भिन्न आकार की दिखाई देती है। भ्रम के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला है पूर्व अनुभव, यानी पहले के अनुभव प्रत्यक्षण को प्रभावित करते हैं। देन सेकेंड इज वातावरण, यानी प्रकाश, दूरी और पृष्ठभूमि की प्रभाव। देन थर्ड इज मानसिक अपेक्षाएं, यानी व्यक्ति वही देखने की प्रवृत्ति रखता है जिसकी उसे अपेक्षा होती है। देन क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में पूछ रहा है, अधिगम बोले तो लर्निंग को परिभाषित कीजिए। अधिगम की विभिन्न रणनीतियों का हमें वर्णन करना है। सबसे पहले बढ़ते हैं भूमिका की तरफ, बोले तो इंट्रोडक्शन, यानी जो है ना, लर्निंग जो है ना एक ऐसी प्रक्रिया है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है ना अनुभव करता है, अभ्यास करता है और प्रशिक्षण के माध्यम से जो है ना नए ज्ञान और कौशल और व्यवहार को प्राप्त करता है ना। अधिगम का परिभाषा क्या क्या है? अधिगम अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यह व्यक्ति को नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सहायता करता है ना। अधिगम की जो है विभिन्न रणनीतियाँ क्या क्या होती है? सबसे पहला होता है पुनरावृत्ति, बोले तो रिहर्सल, यानी किसी विषय को जो है ना बार बार दोहराना स्मृति को मजबूत बनाती है, आपकी याददाश्त शक्ति को मजबूत बनाती है। देन संगठन, बोले तो ऑर्गेनाइजेशन, यानी सर जानकारी को समूहों में व्यवस्थित करना सीखने को सरल बनाता है। थर्ड इज विस्तार, बोले तो एलेबोरेशन, मतलब नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना समझ को बढ़ाता है। देन फोर्थ इज स्मृति सहायक युक्तियाँ, बोले तो निमोनिक्स, बोले तो सूत्र संक्षिप्त शब्द को तुकबंदी का प्रयोग याद रखने में सहायता मिलती है। बेसिकली निमोनिक्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपको एक चीज़ पढ़ना है, जैसे जैसे मान लो आपको ये टॉपिक याद करना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि बिजनेस में ये होता है, सो उसमें यूनिवर्सल होना चाहिए, ये चीज़ यूनिवर्सल है, गोल ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूस है, कॉन्टीन्यूअस है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी उसमें होती है। सो देखो जैसे जो है ना, जैसे फर्स्ट वाला वर्ड है UGCM, UGCMG, यानी यू का मतलब यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड, कॉन्टीन्यूअस, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, ऐसे करके जो ना आप न्यूमोनिक्स बना सकते हो, ऐसे याद करने में जल्दी होगा। जैसे यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड, UGCMGDI, ये एक टाइप से निमोनिक्स आप बना सकते हो, जिसमें यू का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक, ऐसे करके आप बना सकते हो ना। अभ्यास एवं अभ्यास एवं पुनरावलोकन, यानी नियमित अभ्यास सीखने को स्थायी बनाता है, भूलने की संभावना कम होती है। देन क्वेश्चन 12 में क्या पूछ रहा है? अधिगम के प्रकारों की चर्चा कीजिए, बेंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अधिगम विभिन्न तरीकों से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के अनेक प्रकारों की व्याख्या की है जो मानव व्यवहार को समझने में सहायता करते हैं। अधिगम के प्रकार क्या क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन, बोले तो क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब उद्दीपनों के बीच संबंध स्थापित करके अधिगम होता है। क्रियात्मक अनुबंधन, बोले तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब पुरस्कार और दंड के माध्यम से अधिगम होता है। देन सूझ अधिगम, बोले तो इनसाइट लर्निंग, यानी समस्या का अचानक समाधान मिल जाता है।
देन फोर्थ इज प्रेक्षणात्मक अधिगम, बोले तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी दूसरों को देखकर सीखना। देन बेंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी अवलोकन द्वारा अधिगम, बोले तो व्यक्ति जो है ना दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। देन अपना आ जाता है अनुकरण, इमिटेशन, यानी देखे गए व्यवहार की नकल की जाती है। देन प्रबलन, री यानी पुरस्कार मिलने पर व्यवहार दोहराया जाता है। देन मॉडल का महत्व यानी माता पिता, शिक्षक और मित्र मॉडल का कार्य करते हैं। देन क्वेश्चन 13, सूझ बोले तो इंसाइट, बोले तो अधिगम की व्याख्या कीजिए तथा अधिगम की विभिन्न रणनीतियों का वर्णन कीजिए। यानी इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं। जो सूझ अधिगम की एक जो है ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अचानक किसी समस्या का समाधान समझ लेता है। यह समझ और बुद्धि पर आधारित अधिगम है। सूझ अधिगम का अर्थ क्या होता है, यानी समस्या का समाधान अचानक समझ में आना। यह परीक्षण और त्रुटि पर आधारित नहीं होता। कोलर का प्रयोग क्या क्या है, कोलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। चिंपैंजी ने अचानक सूझ के माध्यम से भोजन प्राप्त करने का उपाय खोज लिया। देन सूझ अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है, अचानक समाधान यानी समस्या का उत्तर एकदम स्पष्ट हो जाता है। समझ पर आधारित यानी सीखना केवल अभ्यास नहीं बल्कि समझ का परिणाम है। देन थर्ड इज स्थायी अधिगम, मतलब सूझ द्वारा प्राप्त ज्ञान लंबे समय तक रहता है। देन 14, बेंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एल्बर्ट बेंडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसका अनुकरण करके सीखता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत सबसे पहला आता है अवलोकन द्वारा अधिगम, यानी व्यक्ति जो है ना दूसरों के कार्य को देखकर सीखता है। देन अनुकरण, यानी देखे गए व्यवहार की नकल की जाती है। देन थर्ड इज मॉडल की भूमिका, यानी माता पिता शिक्षक और मित्र मॉडल का कार्य करते हैं। देन फोर्थ इज प्रबलन का प्रभाव, यानी पुरस्कार मिलने पर व्यवहार मजबूत होता है। देन इसके क्या क्या महत्व हो सकते हैं, यानी बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायक, शिक्षा और प्रशिक्षण में उपयोगी। क्वेश्चन 15 पूछ रहा है संज्ञानात्मक अधिगम, बोले तो कॉग्निटिव लर्निंग पर हमें जो है ना संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में पूछ रहा है कि चलिए यानी जो है संज्ञानात्मक अधिगम वह अधिगम है जिसमें सोच, समझ, स्मृति और समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके क्या क्या अधिगम के संज्ञानात्मक अधिगम का अर्थ क्या है, यानी जो है ना व्यक्ति केवल प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि जानकारी को समझता और व्यवस्थित करता है। यह मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित अधिगम है। इसकी विशेषताएं क्या है, सक्रिय अधिगम हो सकते हैं, यानी जो है ना शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से जानकारी को ग्रहण करता है। देन समझ पर बल, यानी रटने की अपेक्षा समझ को महत्व दिया जाता है। देन समस्या समाधान, यानी तार्किक चिंतन और विश्लेषण को बढ़ावा देता है। देन फोर्थ इज स्मृति और ध्यान का महत्व, मतलब अधिगम में जो है ना मानसिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देन क्वेश्चन 16, स्मृति बोले तो मेमोरी का वर्णन कीजिए। कार्यशील स्मृति बोले तो वर्किंग मेमोरी के एकीकृत मॉडल की व्याख्या कीजिए। देन भूमिका, यानी स्मृति जो है ना मनुष्य की एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति सूचनाओं को ग्रहण, संग्रहित और आवश्यकता अनुसार पुनः स्मरण करता है। स्मृति का क्या क्या अर्थ होता है, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभवों और सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। यह अधिगम और ज्ञान का आधार है। स्मृति की क्या क्या प्रक्रिया है, सबसे पहले संकेतन बोले तो एनकोडिंग, यानी सूचना को ग्रहण करना। देन सेकंड है संचयन बोले तो स्टोरेज, यानी सूचना को सुरक्षित रखना। थर्ड है पुनः स्मरण बोले तो रिट्रीवल, यानी आवश्यकता पड़ने पर सूचना को याद करना। कार्यशील स्मृति का एकीकृत मॉडल, यानी केंद्रीय कार्यकारी, यानी जो है ना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यानी संपूर्ण कार्यशील स्मृति को नियंत्रित करता है
ध्यान और निर्णय का संचालन करता है। देन ध्यानात्मक लूप बोले तो फोनोलॉजिकल लूप बोले तो शब्दों और ध्वनियों से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करता है। एंड थर्ड इज दृश्य स्थानिक स्केच पैड बोले तो विजुओ स्पाशियल स्केच पैड। इसका मतलब ये है दृश्य और स्थान संबंधी सूचनाओं को संग्रहित करता है। देन एपिसोडिक बफर बोले तो यानी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का समन्वय करता है। देन स्मृति के किसी दो सिद्धांतों की हमें व्याख्या करना है। सबसे पहला आ जाता है भूमिका ने स्मृति की प्रक्रिया को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इनमें से दो प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आ जाता है बहुसंग्रह सिद्धांत बोले तो मल्टी स्टोर थ्योरी। मुख्य विचार इसमें जो ना स्मृति तीन स्तरों में कार्य करती है। सबसे पहले संवेदी स्मृति, देन अल्पकालिक स्मृति, देन दीर्घकालिक स्मृति। महत्व क्या क्या है? सूचना के संचयन और स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाता है। देन स्तर प्रसंस्करण सिद्धांत यानी लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। मतलब मुख्य विचार इसमें जो ना स्मृति सूचना के प्रसंस्करण की गहराई पर निर्भर करती है। जितनी गहराई से सूचना को समझा जाएगा उतनी अच्छी स्मृति बनेगी। इसका महत्व क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है। देन क्वेश्चन 18 स्मृति सुधारने में उपयोगी तकनीकों का वर्णन हमें करना है। इंट्रोडक्शन हुए तो यानी स्मृति को बेहतर यानी जो है ना स्मृति को कैसे बेहतर बनाया जा सके। इनके जो है बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं और उसका यूजेस होता है। और ये जो टेक्निक जो है ना इंफॉर्मेशन को जो है लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करता है। इस जो अपना जो स्मृति है उसको सुधारने के क्या क्या तकनीक हो सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा अपना रिहर्सल बोले तो पुनरावृत्ति यानी जानकारी को बार बार दोहराना। इसमें जो है आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होती है। देन ऑर्गेनाइजेशन संगठन यानी सूचनाओं को समूहों में व्यवस्थित करना, याद रखना आसान हो जाता है। देन न्यूमोनिक सूत्र, संक्षिप्त शब्द और तुकबंदी का प्रयोग करना। देन इलॉबरेशन नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना। देन विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्र बनाकर याद करना। देन नियमित पुनरावलोकन यानी समय समय पर पढ़ी हुई सामग्री को दोहराना। देन पर्याप्त नींद यानी नींद स्मृति को मजबूत बनाने में सहायक होती है। बुद्धि बोले तो इंटेलिजेंस की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। बुद्धि पर अनुवंशिकता वातावरण नेचर वर्सेस नर्चर विवाद की चर्चा कीजिए। देन इंट्रोडक्शन बुद्धि व्यक्ति को सीखने, तर्क करने, समस्या हल करने और नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता है। बुद्धि का अर्थ क्या होता है? बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जो व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने और समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। यह सफल अनुकूल की क्षमता है। देन अनुवांशिकता बनाम वातावरण विवाद यानी नेचर का दृष्टिकोण, अनुवांशिकता का दृष्टिकोण यानी जो है ना बुद्धि जन्मजात होती है यानी अनुवांशिक गुण बुद्धि को प्रभावित करते हैं। वातावरण नर्चर का दृष्टिकोण यानी शिक्षा, परिवार और सामाजिक वातावरण बुद्धि को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त अवसर बुद्धि का विकास करते हैं। फिर आते हैं अपने आधुनिक दृष्टिकोण पे। इसमें आता है बुद्धि पर अनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। दोनों मिलकर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का निर्माण करते हैं। देन क्वेश्चन 20 हमें जो है बुद्धि के सिद्धांतों का वर्णन करना है। बुद्धि जो है ना बुद्धि बेसिकली जो है ना प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए प्रकृति को समझाने के लिए। सबसे पहला आ जाता है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत यानी बुद्धि जो है ना दो कारकों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला कारक है जी, सामान्य कारक जी और विशिष्ट कारक एस। थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताएं सिद्धांत यानी बुद्धि जो है ना कई स्वतंत्र योग्यताओं का समूह है जैसे भाषा, स्मृति, तर्क और संख्या योग्यता। थर्ड गार्डनर का बहुवृद्धि सिद्धांत यानी बुद्धि एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार की होती है। भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक, सामाजिक आदि। फोर स्टर्नबर्न का त्रिआयामी सिद्धांत यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है?
बुद्धि की जो है ना विविध प्रकृति को समझने में सहायता करती है और शिक्षा परीक्षण में उपयोगी होती है। नाउ वैक्सलर की बुद्धि मापनी तथा गार्डनर की बुद्धि बहु बुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सो वैक्सलर की बुद्धि मापनी और गार्डनर के बहुविद्धि सिद्धांत की हमें व्याख्या करनी है। बुद्धि के मापन और उसकी प्रकृति को समझाने के लिए अनेक मनोविज्ञान ने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। वैक्सलर की बुद्धि मापनी तथा गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत इनमें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वैक्सलर की बुद्धि मापनी हम देखते हैं, जिसमें प्रमुख मापनियाँ क्या क्या आ जाता है। WAIS बोले तो वयस्कों के लिए, फिर WISC बच्चों के लिए, फिर WPPSI छोटे बच्चों के लिए। इसकी विशेषताएं क्या है। मौखिक बोले तो वर्बल तथा क्रियात्मक बोले तो परफॉर्मेंस दोनों प्रकार की योग्यताओं का मापन IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन प्रदान करती है। सेकंड, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी उनके अनुसार बुद्धि केवल एक क्षमता नहीं है। बुद्धि के प्रकार भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिशील बुद्धि, अंतर्वैयक्तित्व बुद्धि, आत्मवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। 22, संवेग बोले तो इमोशन को परिभाषित कीजिए तथा संवेगात्मक प्रक्रिया के घटकों का वर्णन कीजिए। तो चलिए करते हैं वर्णन। संवेग मानव जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, यानी इमोशन जो है ना ह्यूमन बींग्स के लाइफ्स का महत्वपूर्ण भाग है। वे जो है ना व्यक्ति के व्यवहार, विचार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। बेसिकली इमोशन की परिभाषा क्या है। संवेग व्यक्ति को किसी परिस्थिति के प्रति तीव्र मानसिक एवं शारीरिक प्रतिक्रिया देता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। खुशी हो गया जब इंसान खुश होता है, क्रोध हो गया जब इंसान गुस्से में होता है, भय हो गया जब इंसान को किसी बात का डर रहता है, दुख हो गया जब इंसान दुखी होता है, और भी बहुत कुछ। संवेगात्मक प्रक्रिया के घटक, इनके घटक क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं स्टिमुलस बोले तो उद्दीपक, बोले तो कोई घटना या परिस्थिति संवेग उत्पन्न करती है। सेकंड है संज्ञानात्मक मूल्यांकन बोले तो कॉग्निटिव अप्रेजल, यानी व्यक्ति घटना का अर्थ समझता है। देन थर्ड इज शारीरिक परिवर्तन, यानी हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन में परिवर्तन होता है। देन फोर्थ इज भावनात्मक अनुभव, यानी व्यक्ति जो है ना खुशी, दुख या क्रोध का अनुभव करता है। व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया, यानी व्यक्ति जो है ना अपने संवेग को व्यवहार के माध्यम से व्यक्त करता है। यही था इसमें पूरा, जिसमें हमने डिस्कस किया संवेग इमोशन को हमने परिभाषित किया और संवेगात्मक प्रतिक्रिया के घटकों का हमने वर्णन किया। देन अब हम बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 23 में। क्वेश्चन 23 में पूछ रहा है कि संवेगों की प्रकृति, जो भी इमोशन का जो प्रकृति होती है, उसके जो प्रकार होते हैं, राइट, तथा कार्यों की चर्चा हमें करना है। उनके प्रकृति, प्रकार और उनके कार्यों की हमें चर्चा करना है। संवेगों के मापन की विधियां बताइए। फिर जो संवेगन की जो भी मापन है उनकी हमें विधियां भी बताना है। सबसे पहले बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। बेसिकली क्या होता है, संवेग व्यक्ति के मानसिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, यानी संवेग जो है ना व्यक्ति के मानसिक जीवन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। वे व्यवहार और व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवेगों की प्रकृति और प्रकार कौन कौन से होती है। सबसे पहले बढ़ते हैं प्रकृति में। व्यक्तिनिष्ठ अनुभव, शारीरिक परिवर्तन और व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति। सेकंड है प्रकार, सकारात्मक संवेग खुशी प्रेम हो गया और नकारात्मक संवेग क्रोध भय हो गया। संवेगों के क्या क्या कार्य होते हैं इमोशन के। अनुकूलन में सहायता, यानी प्रेरणा प्रदान करना, सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाना। संवेगों के मापन की विधियां। अब इनके मापन की क्या क्या विधियां हैं। स्व प्रतिवेदन विधि, यानी सेल्फ रिपोर्ट। देन सेकंड है अवलोकन विधि, राइट, अवलोकन विधि। देन थर्ड है शारीरिक मापन, यानी हृदय गति हो गया, हार्ट रेट, रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर आदि, ये सब आता है
इमोशन के मापन की विधियाँ। सो अब है फिर नेक्स्ट है मनोविज्ञान प्रशिक्षण परीक्षण। सो इसी के साथ अपना क्वेश्चन 23 होता है ख़त्म, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, संवेगों की प्रकृति का पढ़ा, उसके प्रकार पढ़ा तथा उसके कार्यों की जो है हमने चर्चा किया। अब संवेगों की मापन की विधियाँ भी हमने पढ़ा, जिसमें संवेगनों के मापन की विधियाँ कौन कौन सी होती है, स्व प्रतिवेदन विधि यानी सेल्फ रिपोर्ट, देन सेकेंड इज अवलोकन विधि, थर्ड इज शारीरिक मापन बोले तो हृदय गति रक्तचाप आदि, देन फोर्थ इज मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 24 में। क्वेश्चन 24 में क्या पूछ रहा है कि व्यक्तित्व के मानवतावादी उपागम तथा गुण ट्रेट उपागम की चर्चा कीजिए। यानी जो व्यक्तित्व की जो है ना, जो भी मानवतावादी उपागम तथा गुण जो भी ट्रेट रहते हैं उनके उपागम की जो है ना हमें चर्चा करना है। सो चलिए हम करते हैं शुरू। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन, यानी व्यक्ति को समझाने के लिए बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के जो है ना मनोविज्ञान उपागम प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से मानवतावादी और गुण उपागम इनमें प्रमुख है। सो मानवतावादी और गुण उपागम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला मानवतावादी उपागम, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रमुख विचारक होते हैं जैसे अब्राहम मैस्लो हो गए, कार्ल रॉजर्स हो गए, बेसिकली ये सब आते हैं। देन इसके मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो गए, यानी व्यक्ति जो है ना अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करना चाहता है मानवतावादी उपागम में, और जीवन का जो है ना सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। यानी मनुष्य जो है ना एट द एंड अच्छा और रचनात्मक होता है, मूलतः अच्छा और रचनात्मक होता है ना। गुण बोले तो ट्रेट उपागम, बेसिकली इसके मुख्य विचारक जो है गॉर्डन ऑलपोर्ट, बोले तो कैटेल आइजेंक है। इनके मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी कि जो व्यक्तित्व स्थायी गुणों, जो भी व्यक्तित्व स्थायी गुणों से निर्मित होता है, उसमें जो है ना गुणों के आधार पर व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी जो है ना गुणों का परीक्षण और मापन इसमें संभव है, राइट। सो इसी के साथ अपना 24th क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं अपने 25th क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं। 25th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्यक्तित्व मापन यानी पर्सनालिटी असेसमेंट की हमें परिभाषा करना है। सो बेसिकली व्यक्तित्व मापन क्या होता है, पर्सनालिटी असेसमेंट क्या होता है, इनके बारे में हमें समझाते हुए लिखना है, तथा व्यक्तित्व के आकलन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यानी जो व्यक्तित्व के जो आकलन, जो भी हम करते हैं आकलन, उनके डिफरेंट टाइम्स के जो विधियाँ होती है उनको भी हमें वर्णन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन में, यानी व्यक्तित्व मापन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी गुणों, व्यवहार और भावनात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व मापन की परिभाषा, सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब यही होता है, इसका डेफिनेशन यही होता है कि व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों और व्यवहारों का वैज्ञानिक मूल्यांकन व्यक्तित्व मापन कहलाता है। यानी ह्यूमन के जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर, उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है ना व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों और व्यवहारों का जब भी हम साइंटिफिक मूल्यांकन, वैज्ञानिक मूल्यांकन व्यक्तित्व मापन कहलाता है। जब भी हम साइंटिफिक मूल्यांकन करते हैं सब वो व्यक्तित्व मापन कहलाता है। अब बढ़ते हैं व्यक्तित्व के आकलन की विधियाँ, यानी स्व प्रतिवेदन सूची, बोले तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी। यानी व्यक्ति जो है ना संव्य प्रश्नों के उत्तर देता है, उदाहरण MMPI। सेकंड इज व्यक्तित्व प्रश्नावली, यानी विशिष्ट व्यक्तित्व गुणों का आकलन करती है। थर्ड इज प्रक्षेपी परीक्षण, यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट्स, यानी व्यक्ति जो है ना अस्पष्ट उत्तेजनाओं की व्याख्या करता है, उदाहरण के लिए रोशार्क, स्याही धब्बा परीक्षण, TAT। साक्षात्कार विधि, यानी व्यक्ति से जो है ना प्रत्यक्ष बातचीत करके जानकारी प्राप्त की जाती है। देन फिफ्थ इज अवलोकन विधि, यानी प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार का
प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना 25th क्वेश्चन भी होता है ख़त्म। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसके वीडियो में, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्वेश्चन में समझ में आया होगा। और यस, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।